लेसन 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इन लेसन में कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में अपन पढ़ेंगे। कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है। जो आपकी पीरियोडिक टेबल है 5th लेसन में, उसमें जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उसके अंदर अगर आप कार्बन को अलग कर दें और बाकी के सारे एलिमेंट्स को एक साइड में रखें तो कार्बन के जो कंपाउंड है वो उन सभी एलिमेंट्स के द्वारा बनाए गए कंपाउंड के ज्यादा होंगे। मतलब कार्बन के द्वारा जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स बनाए जाते हैं उनकी संख्या उन सभी एलिमेंट्स के द्वारा जो कंपाउंड बनाए जाते हैं उससे भी ज्यादा है ना। तो ये बहुत ज्यादा वास्ट वैरायटी में कंपाउंड बनाता है ना। तो जो कंपाउंड है इसको अलग से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड उनको कहते हैं। द कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप पूरी केमिस्ट्री ही अलग पढ़ेंगे, इसकी ब्रांच ही अलग हो जाएगी जिसके अंदर केवल कार्बन और कार्बन के कंपाउंड होते हैं। इसलिए इसका मतलब यह है कि कार्बन बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है। तो आपको इस लेसन में यह भी पढ़ने को मिलेगा कि यहाँ पे कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड क्यों बनाता है, दूसरे एलिमेंट इतने ज्यादा कंपाउंड क्यों नहीं बना पाते हैं और कार्बन अकेला ऐसा क्या इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर है जिसकी वजह से ये इतने सारे कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, तो इसकी बॉन्डिंग जो होती है वो बिल्कुल अलग है। जैसे आपने 3rd लेसन में पढ़ा द मेटल एंड नॉन मेटल विल कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म ए आयनिक बॉन्ड, है ना। मेटल और नॉन मेटल जब कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। पर कार्बन अगर कंपाउंड बनाता है तो उसके अंदर आयनिक बॉन्ड नहीं होकर कोवलेंट बॉन्ड होता है और कोवलेंट बॉन्ड भी इसकी वैलेंसी की वजह से ये सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, जो अपन आगे के लेसन में पढ़ेंगे। तो एक तो आपको ये पढ़ना है कार्बन कार्बन क्या होता है, इसकी वैलेंसी क्या है, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है, आयनिक कंपाउंड या कोवलेंट कंपाउंड जो है कोवलेंट कंपाउंडिंग क्या है, और उसके बाद इसके होमोलोगस सीरीज आ जाएगी कार्बन की। अगर आप क्लासिफाई करना चाहते हैं तो हाइड्रोकार्बन आ जाएगा। हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड और उनके अंदर अल्केन एल्कीन और अल्काइड उनका स्ट्रक्चर आएगा और इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आएगा। ये आपका पूरा लेसन है। बाकी के जो पार्ट्स हैं आगे के नोमेनकल्चर और आईयूपीसी नोमेनकल्चर और सोप एंड डिटर्जेंट और वो आपके इथेनोइक एसिड और इथेनॉल जो बाकी का लेसन था वो आपके फिलहाल इस साल के लिए कोर्स से हट चुका है, तो अपन वहां तक ही पढ़ेंगे। फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं कार्बन से, है ना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बिल्कुल आपको आना चाहिए कार्बन का कि कार्बन का सिंबल जो होता है वो सब जानते हैं आप। सिंबल क्या है? ठीक, एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का वो 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है तो है 4। The electrons which are present in the outermost shell of carbon is 4, है ना। तो outermost shell के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कार्बन के अंदर वो उनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो इसकी वैलेंसी जो होगी द कंबाइनिंग कैपेसिटी फॉर द कार्बन इज 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकता है अपनी बॉन्डिंग के अंदर, है ना। तो देखो आयनिक बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, उसका रीजन अपन अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे क्यों। क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे और वो दोनों ही पॉसिबल नहीं है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और उसके द्वारा बॉन्डिंग बनाएगा, जो अपन कोवलेंट बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, है ना। तो वैलेंसी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन से ये कंबाइन हो सकता है, वो मैक्सिमम है सभी एलिमेंट में, है ना। दूसरे एलिमेंट में जाओगे तो कंबाइनिंग कैपेसिटी जैसे फर्स्ट ग्रुप जो है अल्कली मेटल्स उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 आएगी, सेकंड वाले ग्रुप की 2 आएगी, थर्ड वाले ग्रुप की 3 आएगी और ये फोर्थ जो आपका 13 और 14 ग्रुप है उसके अंदर आएगा और यहाँ पे कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 आएगी जो मैक्सिमम है। इससे ज्यादा कंबाइनिंग कैपेसिटी उनमें एलिमेंट्स में नहीं होती और इसीलिए इनके कंपाउंड हाईएस्ट होते हैं। जैसे अगर आप इनकी अर्थ क्रस्ट के अंदर इसके अंदर आ जाएंगे तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो अमाउंट है वो कार्बोनेट और उसके अंदर है तो वो केवल कार्बन अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है? केवल 0.02%।
है ना, वो भी किसमें कार्बोनेट है ना, तो और है उसके रूप में पाया जाता है। एटमॉस्फेयर में इसका जो परसेंटेज है वो कितना है, केवल 0.03% है। वो किसके रूप में है, CO2 के रूप में एटमॉस्फेयर के अंदर, है ना। पर ये परसेंटेज अगर आप देखोगे तो बहुत कम है, पर इनसे जो कंपाउंड बनते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है ना। तो अपन को इसके अंदर नहीं जाना है कि इनका परसेंटेज इतना कम है, पर ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, सिंबल है, एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इसकी वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवलेंट बॉन्ड, है ना। कौन सी बॉन्डिंग होती है, इसको कोवलेंट बॉन्ड। पर आपको कैसे पता चला कि इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है ना। तो उसके लिए अपन क्या देखते हैं, आपको एक टेबल दे रखी है बुक में, उसके अंदर देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं आपको, टेबल 4.1, है ना। तो कार्बन कंपाउंड का फर्स्ट है जैसे एसिटिक एसिड, मेल्टिंग पॉइंट 290, बॉइलिंग पॉइंट 391, क्लोरोफॉर्म है 209, 334, इथेनॉल है 156 और 351, और मिथेन है जिसका 90 और 111 मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये अगर आप कंपेयर करते हैं आयनिक कंपाउंड से, तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कार्बन कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होते हैं, है ना। कार्बन कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। अब आप आयनिक कंपाउंड से अगर इन कार्बन कंपाउंड को कंपेयर करते हैं, मतलब आपको ये पता कैसे चला कि इसके अंदर आयनिक बॉन्ड नहीं, अपन कोवलेंट बॉन्ड मानते हैं, तो बॉन्डिंग कुछ अलग तरह की है। तो क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स का, जैसे अपन ने पढ़ा, आयनिक कंपाउंड्स के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो होते हैं हाई। हाई क्यों होते हैं, अपन पहले मेटल और नॉन मेटल में पढ़ चुके हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड के सदैव हाई होते हैं, क्योंकि उनके बीच में, आयन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो हीट एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उनको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, वो ज्यादा होगी, और इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होंगे, हाई होंगे। पर अपन कार्बन कंपाउंड्स को कंसिडर करते हैं तो सभी कार्बन कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड लो होते हैं, कम होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बॉन्ड है कार्बन कंपाउंड्स में वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कार्बन कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड होगा वीक होगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। अब अगर लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है तो उसका मतलब है कि यहाँ पे बॉन्ड वीक है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड, है ना। तो बॉन्ड वीक भी है और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है आयनिक कंपाउंड की तुलना में, और इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो इससे आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड तो नहीं है, क्योंकि अगर आयनिक बॉन्ड होता तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए था, हाई होना चाहिए था। पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो। इसका मतलब यहाँ पे आयनिक बॉन्ड नहीं है, पर जो भी बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड की तुलना में वीक है, और दूसरा उसके अंदर जो उस बॉन्ड की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में वो भी कम होगा आयनिक कंपाउंड के अंदर, क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे, पर यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चूंकि लो है इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है, लेस है। तो इसके अंदर जो बॉन्डिंग होगी अपन अभी तो जानते हैं, जैसे कोवलेंट बॉन्डिंग है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग इज वीकर देन द आयनिक बॉन्डिंग, and the force of attraction between the covalently bonded molecules is less as compared to the force of attraction between the ions of an ionic compound. ionic compound के जो ions होते हैं उसके बीच में जो force of attraction होता है वो सदैव कोवलेंट बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो force of attraction होता है उससे ज्यादा होता है, और यहाँ पे इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, लो। दूसरी प्रॉपर्टीज जो है जो अपन इसको बता सकते हैं कि इसमें आयनिक बॉन्डिंग नहीं है, कि ये पुअर कंडक्टर, कार्बन कंपाउंड का पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो
कंडक्टेंस तुमको पहले ही बताई मैंने, कंडक्टेंस दो वजह से हो सकती है, या तो फ्री आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे होगा नहीं, तो फ्री आयन, अगर फ्री आयन होता है तो वो कंडक्टर है, और अगर फ्री आयन नहीं है तो कंडक्टर नहीं है। तो कार्बन कंपाउंड्स में इन दोनों की एब्सेंस रहेगी, इसका पूर कंडक्टर है। क्या है? पूर कंडक्टर है। आयनिक कंपाउंड्स आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ, good conductor of electricity because they produce ions in their molten state or in aqueous solutions, है ना। तो aqueous solutions के अंदर आयनिक कंपाउंड अपने आयंस को प्रोड्यूस करते हैं और इसकी वजह से वो कंडक्टर होते हैं। पर कार्बन कंपाउंड जो है पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। इसका मतलब ये है कि ये फ्री आयन नहीं बनाते हैं, है ना। तो कार्बन कंपाउंड डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। अगर वो आयंस में नहीं टूटे हैं तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है और आयंस भी नहीं है। अगर आयंस का ट्रांसफर होता और आयंस होते कार्बन कंपाउंड में तो ये डिसोसिएट हो जाता आयंस में और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता। पर अपन जानते हैं कि कार्बन कंपाउंड को अगर आप टेस्ट करेंगे तो दे आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट शोज दैट द कार्बन कंपाउंड डू नॉट प्रोड्यूस द आयंस इन देयर aqueous सॉल्यूशन, मतलब वो आयंस के अंदर ब्रेक नहीं होंगे। इसका मतलब इसकी बॉन्डिंग आयनिक कंपाउंड जैसी नहीं है और इसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी नहीं है। ठीक है, फिर अपन आ जाते हैं कि जब इसके अंदर बॉन्डिंग नहीं है तो ये आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता। जब दूसरे एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बना सकता है तो वाई द कार्बन कैन नॉट फॉर्म द आयनिक बॉन्ड, तो वो आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता। तो उसका रीजन भी आपको आना चाहिए कि कार्बन आयनिक बॉन्ड बनाने में सक्षम क्यों नहीं है, क्यों नहीं बनाता है आयनिक बॉन्ड, है ना। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो कार्बन बिल्कुल नहीं बनाएगा। अब क्यों नहीं बनाएगा उसका रीजन देखो, इसके पास अपन ने देखा कि कार्बन के अंदर एटॉमिक नंबर 6 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n4 है। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इट शुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन और इट शुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू obtain the octet in its outermost shell, है ना, या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। इस कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी नहीं कर पाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी नहीं कर पाएगा, है ना। तो उसका रीजन ये, फर्स्ट अगर आप ये करते हैं लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस का मतलब जानते हैं, कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो देखो कार्बन के अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 6, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 6, है ना। दोनों एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सदैव एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। तो अगर आप इसके अंदर लूज करवाते हैं, है ना, तो लूज करवाने का मतलब है प्रोटॉन तो 6 रहेंगे और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2, और इसके लिए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो इसके लिए आप 4 इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि इतनी अमाउंट में ज्यादा एनर्जी आपको मिलेगी ही नहीं कि इतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाए। तो जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं दे सकते या इतनी अमाउंट में हमको एनर्जी इसको नहीं मिलेगी तो ये लूज भी नहीं करेगा, और इसीलिए ये जो होगा C4+ आयन नहीं बना सकता। लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? C4+ आयन, और इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। कार्बन C4+ आयन नहीं बना सकता क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लूज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होगी, और इतनी अमाउंट की एनर्जी इसको नहीं मिल पाती है। और यहाँ पे केवल 6 प्रोटॉन से केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और वो भी चीज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये आयनिक बॉन्ड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा नहीं बना सकता, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन को ये लूज नहीं कर पाएगा। सेकंड, अगर आप सिचुएशन देखते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन को अगर ये गेन करता है तो C के अंदर प्रोटॉन तो 6 रहेंगे पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? पहले
6 रहेंगे, और बाद में अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो प्रोटॉन तो 6 रहेंगे और इलेक्ट्रॉन कितने देंगे, 10, है ना। और आयंस बनेगा C4 माइनस आयंस, और इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्रोटॉन 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के होते हैं, है ना। तो 6 प्रोटॉन के लिए ये डिफिकल्ट है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाए, है ना। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द 6 प्रोटॉन इन द कार्बन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन कार्बन टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो कार्बन के लिए ये भी पॉसिबल नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, और अगर ना तो वो लूज कर पाएगा और ना गेन कर पाएगा तो देन द पॉसिबिलिटी ऑफ आयनिक बॉन्ड इज नील, है ना, नील है ना। कार्बन कभी भी आयनिक कंपाउंड बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी नहीं कर सकता और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी नहीं कर सकता, और उसको आप इससे भी समझ सकते हैं। दूसरी चीज आप ये भी समझ सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर आप लूज करना चाहते हैं तो दूसरा कोई एलिमेंट ऐसा भी होना चाहिए जो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, या 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज करना चाहता है या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, तो लेने और देने वाला एलिमेंट भी चाहिए दूसरा, और वो कोई एलिमेंट नहीं है। आपका नाम फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखोगे तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कितने करेंगे, 1 2 और 3 6 7 8 16 17 और 18, और उन ग्रुप्स को देखोगे तो 3 2 और 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब इसको देने वाला और लेने वाला मिलेगा नहीं, और इसीलिए इसके अंदर आयनिक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। ये दोनों रीजन है कि वाई द कार्बन कंपाउंड्स डू नॉट फॉर्म द आयनिक बॉन्ड, है ना। तो आयनिक बॉन्ड उसके अंदर नहीं बनेगा। अगर इसके अंदर आयनिक बॉन्ड नहीं है तो फिर कौन सी बॉन्डिंग होगी, उस बॉन्डिंग को अपन कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। द कार्बन forms the compound by covalent bond. Covalent bonding in carbon. कौन सी बॉन्डिंग होगी इसके अंदर, कोवलेंट बॉन्डिंग। जिस बॉन्डिंग में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, आयनिक बॉन्डिंग इज फॉर्म, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द sharing of electrons, है ना। So the bond which is formed by the sharing of electron that is called covalent bonding. यहाँ पे क्या होगा, sharing होगी, sharing of electron। sharing इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे A, अगर ये A और B के पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन बीच में दे देगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन भी दे देगा। इसको आप साझेदारी भी कह सकते हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मीन्स इक्विवेलेंट होता है, जो भी अमाउंट होता है पार्टनरशिप में वो सदैव 2 व्यक्तियों के द्वारा बराबर कंट्रीब्यूट किया जाता है। और इसी प्रकार से कोवलेंट बॉन्डिंग में भी जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वो इक्वल नंबर में होगी, और दोनों एलिमेंट इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, और उस इलेक्ट्रॉन के पेयर पे दोनों का इक्विवेलेंट अधिकार होगा, और इस वजह से जो बॉन्डिंग बनेगी उसको आप कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये आपका दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएंगे, तो इसके ऊपर इसका भी अधिकार होगा और इसका भी अधिकार होगा। तो इस प्रकार की जो बॉन्डिंग बनेगी उसको आप कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ है, इस ए ने बी को इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, बी ने ए को भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, पर इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, पार्टनर में शेयर कर लिया बीच में, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर दोनों एलिमेंट का अधिकार इक्वल इक्वल है। तो इसकी भी ऑक्साइड कंप्लीट हो जाएगी और इसकी भी ऑक्साइड कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो आयनिक कंपाउंड में लूज ऑफ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, ऑक्साइड को कंप्लीट करने के लिए, और यहाँ पे ऑक्साइड कंप्लीट करने के लिए वो लूज या गेन कर ही नहीं पाएंगे, और वो क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, है ना। तो द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स टू कंप्लीट देयर ऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड समझ में आ गया क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर कोई बॉन्ड बनता है तो उसको अपन कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कार्बन के अंदर सभी बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कोई भी आयनिक बॉन्ड नहीं है। सारे बॉन्ड कौन से होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, मतलब टोटली कार्बन कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड ही बनाता है। अब आपको हाँ
वर्ड है तो कोवलेंट बॉन्ड नाम है, ठीक है ना। तो बॉन्डिंग कौन सी है? कोवलेंट बॉन्डिंग है। कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अपन एग्जांपल्स पे आ जाते हैं, है ना, कि कौन कौन से एग्जांपल्स जहाँ पे अपन कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ सकते हैं। कार्बन के अलावा भी आपको कोवलेंट बॉन्ड के दूसरे भी दे रखे हैं, तो वहाँ पे भी अपने को पढ़ने पड़ेंगे। देखो अब यहाँ पे डिपेंड करता है शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा? सिंगल बॉन्ड। अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, दोनों तरफ से दो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक पेयर की मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन अगर दोनों शेयर करते हैं तो वन पेयर होगा, और वन पेयर होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा। दो इलेक्ट्रॉन अगर दोनों देते हैं तो बीच में चार इलेक्ट्रॉन होंगे या दो पेयर होंगे, तब जो बॉन्ड होगा उन दोनों के बीच में वो कौन सा होगा? डबल बॉन्ड। और अगर वो ट्रिपल पेयर को शेयर करते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन इधर से और तीन ही इलेक्ट्रॉन उधर से, देखो वो ये इक्वल शेयरिंग है। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, सिंगल पेयर शेयरिंग, सिंगल बॉन्ड। दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से आएंगे तो टू पेयर हो गए, और टू पेयर हो गए तो डबल बॉन्ड। तीन तीन इलेक्ट्रॉन अगर दोनों से आते हैं तो ट्रिपल पेयर हो गए, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, है ना। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आधार पे बॉन्ड डिसाइड होगा। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो इस प्रकार से आप डिसाइड कर पाएंगे कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कि बॉन्ड कितना बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और वो कौन डिसाइड करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर पेयर्ड बाय द टू एलिमेंट्स या टू कंपाउंड्स, दोनों एलिमेंट्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं। अब अपन एग्जांपल्स पे आ जाते हैं कि कोवलेंट बॉन्डिंग को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल से। फर्स्ट एग्जांपल जो है वो आपका सिंपलेस्ट एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन, और वो आपको ये भी आंसर देगा कि जैसे आप पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन पढ़ते हैं, फर्स्ट बॉन्डिंग किसके अंदर है? हाइड्रोजन के अंदर। हाइड्रोजन, देखो आप सिंबल देखते हो तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। पर अगर आप एलिमेंट को इसको मॉलिक्यूल रूप में लिखते हैं तो ये तो सिंबल है, पर अपन जनरली इसको क्या लिखते हैं? H2। तो ये आपको ये भी समझाता है कि हाइड्रोजन को आप H नहीं लिखकर H2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन अपने आप में स्टेबल नहीं है, पर H2 इज स्टेबल, है ना। अब स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर H2 के अंदर ऑक्साइड कंप्लीट हो जाती है और H के अंदर ऑक्साइड कंप्लीट नहीं होती है। तो वो भी आपको कोवलेंट बॉन्डिंग में ही बताने पड़ेंगे। H का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1। तो एच के पास, दोनों एच के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सिंगल सिंगल एलिमेंट, सिंगल सिंगल ये आपका एच, ये एच है। इस एच के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। और एक और एच है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। ये भी बीच में देगा और ये भी बीच में देगा, और इसमें आपका बन जाएगा एच के बीच के दो इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये एच है ना। तो ये भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई और इसकी भी ऑक्टेट। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हीलियम का है और वो स्टेबल है। देखो आपकी पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट 18 ग्रुप है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, उनको नोबल गैस कहते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। तो उस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना अपने आप में स्टेबिलिटी को अटेन करना है ना। तो स्टेबिलिटी यहाँ पे इस हाइड्रोजन का नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसका है? हीलियम का, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है। तो दो इलेक्ट्रॉन ये दोनों के पास आ जाएंगे, किसकी वजह से? शेयरिंग की वजह से। एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास था तो वो अनस्टेबल है, और स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएंगे, और इसके पास इस हाइड्रोजन के भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए और इस हाइड्रोजन के भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों स्टेबल हो गए। इसीलिए आप जब भी H को लिखते हैं तो H2 लिखते हैं, जबकि सिंबल क्या है? हाइड्रोजन। पीरियोडिक टेबल में आपको हाइड्रोजन का क्या मिलेगा? H। वहाँ H2 नहीं लिखा हुआ है, पर आप जब भी मैं तुमको कहूँ कि हाइड्रोजन लिखो तो आप H2 लिखते हैं। इसका कारण यही है कि H स्टेबल नहीं है, वो हाइड्रोजन का सिंबल है।
पर वो स्टेबल नहीं है, और स्टेबल क्या है H2, तो आपको रिप्रेजेंट क्या करना पड़ेगा H2। ये आपकी फर्स्ट कोवैलेंट बॉन्डिंग हो गई किसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर, है ना। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं हाइड्रोजन के बाद Cl2 क्लोरीन। सेकंड कौन सी है, क्लोरीन। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 7। आपको सदैव आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही लेना है। आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को आपको लेना है, बाकी को नहीं लेना है। Cl का आप सिंबल देखेंगे तो वो क्यों ही है, Cl का सिंबल C होता है Cl, बट अपन इसको लिखते कैसे हैं Cl2, क्योंकि Cl2 ही स्टेबल है, Cl स्टेबल नहीं है। अब वो स्टेबिलिटी अटेन कैसे करता है, तो उसको आप ऐसे देख सकते हैं Cl के 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास ऑक्साइड कंप्लीट नहीं है। तो ये क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7, 1 ये 2 और ये आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इंडिविजुअल एटम का भी आप बना सकते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट का। इंडिविजुअल एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन को उसके ऊपर डॉट रूप में शो करना है, और वो इसका मतलब ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, सिंगल क्लोरीन का, है ना, क्लोरीन एटम का। तो ऐसे ऐसे सभी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, पर लिखना क्या है आपको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर उसकी आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट रूप में शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, क्लोरीन एक और होगा, क्योंकि इसकी ऑक्साइड कंप्लीट नहीं है तो इसके अंदर ये क्लोरीन, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको आप ऐसे शो कर दे 1 2 4 6 और एक साथ, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसकी भी ऑक्साइड कंप्लीट नहीं है और इसकी भी ऑक्साइड कंप्लीट नहीं है, तो इन दोनों की ऑक्साइड कंप्लीट करने के लिए ये कितने इलेक्ट्रॉन को, देखो अगर आपको कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है तो आप इजी वे में समझ सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराते जाए। जब तक दोनों की ऑक्साइड कंप्लीट नहीं हो तब तक आप पेयरिंग कराते जाए, और पर ये जरूर ध्यान रखें कि पेयरिंग सदैव इक्वल होगी। ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो सामने वाला भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 देगा तो ये भी 2 देगा, और आपको तब तक ये करना है जब तक दोनों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाए। तो देखो यहाँ पे आप केवल एक एक को लो, फर्स्ट आप 1 इलेक्ट्रॉन बीच में दे दें और इधर से भी 1 इलेक्ट्रॉन को बीच में दे दें, है ना। तो अगर आप इन दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, इसके पास यहाँ से 2 ये 2 ये 2, और यहाँ पे जो है आप इस क्लोरीन के पास जाएंगे तो इस क्लोरीन के पास यहाँ पे 6 तो वो के वही रहेंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन इसका आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, ठीक है ना। तो अब देखो अगर आप ऐसा देखते हैं तो इसकी ऑक्साइड भी कंप्लीट हो गई शेयरिंग की वजह से, 8 हो गए, 2 4 6 और 2 8, ठीक है। इस क्लोरीन की ऑक्साइड भी कंप्लीट हो चुकी है, 2 4 6 और 2 8। केवल एक एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की वजह से अगर उनकी ऑक्साइड कंप्लीट हो जाती है तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन पे जाने की जरूरत नहीं है। पर अगर एक एक इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट नहीं होती है तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, 2 से भी नहीं होती है तो 3 लो, है ना। पर 3 के बाद पेयरिंग नहीं होती है, 1 2 एंड 3 बस 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे जो बॉन्डिंग आई, चूंकि यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर का पेयरिंग हुई तो H और H के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। H और H के बीच में बॉन्ड कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड। क्यों सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कितनी हुई है, पेयरिंग कितने वो पेयर की हुई है, सिंगल पेयर की, और इसलिए सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ पे पेयरिंग कितने पेयर की हुई है, सिंगल पेयर की, और यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन के मध्य बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब आप सेकंड दूसरे पे आ जाओ। नेक्स्ट जो है आपका ऑक्सीजन, और अपन क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 2n6 यहाँ पे, है ना। तो आप फर्स्ट ऑक्सीजन के दोनों तरफ ये लिखें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन। सिंगल एटम का अगर ऑक्सीजन का लिखोगे तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है,
6, तो दोनों एटम के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन को आपको डॉट रूप में शो करना पड़ेगा। तो ये ऑक्सीजन आपने लिखा, इसके ऊपर आपको कितना शो करना है 6, तो ये 6 को शो कर दें, ठीक है। फिर दूसरा ऑक्सीजन ले लें, उसके ऊपर भी कितने रहेंगे, है ना, ये 6, ठीक है। अब न तो इस ऑक्सीजन की कंप्लीट है ऑक्टेट, न इसकी कंप्लीट है, दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। देखो अगर आप पॉसिबिलिटी समझना चाहते हैं तो एक एक की पेयरिंग करा के देख लें। पहले आप एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को शेयर करा के देखें। तो अगर आप एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर से लेते हैं और सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर से लेते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और आपका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, सेंटर में, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन ये भी देगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन, और ये है ना। इसकी आप ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 7, इधर कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 7। क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुई, नहीं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो सकती, है ना, ये क्या है, रॉन्ग है। तो आप आराम से समझ सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, पेयरिंग कितनी की होगी ये आप डिसाइड कर सकते हैं। आप 1 से स्टार्ट करें, 1 को करें, नहीं हो रही है फिर 2 को करें, फिर भी नहीं हो रही है तो 3 पे ट्रांसफर हो जाए। तो यहाँ पे एक की अगर आप पेयरिंग कराते हैं तो आपकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है, और अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है तो गलत है। अब आप 2-2 पे आ जाए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करो, तो 2-2 को शेयरिंग कर देते हैं। ये ऑक्सीजन, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो गए, बीच में ट्रांसफर हो गए, ठीक है। और इस ऑक्सीजन के भी दोनों इलेक्ट्रॉन को आप कहाँ ट्रांसफर कर दो, बीच में, और ये बाकी के जो है वो इसके पास ले जाएंगे। अब देखो अगर आप अब देखते हैं तो दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है, ये भी 8 हो चुके हैं और ये भी 8 हो चुके हैं। इट मीन ये क्या है, राइट है। पहले आपने शेयरिंग की वो गलत है, एक एक की शेयरिंग यहाँ नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से, जैसे आप यहाँ कहें यह एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, यहाँ 2 क्यों थी, तो आपको समझ में आ गया क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एक की शेयरिंग करने से ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, तो आपने एक एक की 2 की जरूरत नहीं है। पर ऑक्सीजन के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है तो वो गलत है। फिर आप 2-2 की शेयरिंग करेंगे और 2-2 की शेयरिंग से यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है, इट मींस इट इज राइट। और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि शेयरिंग कितने पेयर की हुई, 2 पेयर की, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है एक एक दोनों से तो सिंगल बॉन्ड, और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दोनों से होती है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है या 2 पेयर की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड बनता है। और यहाँ पे इसीलिए कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, है ना। अब अपन देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं नाइट्रोजन का। किसका ले लेते हैं, नाइट्रोजन। चौथा एग्जाम्पल है आपका नाइट्रोजन, एन 7, 2 और 5, ठीक है। अब 2 और 5 अगर आप लेते हैं, हाँ, तो 2 और 5 है तो दोनों के आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दो। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो दोनों के पास कितने आएंगे, 5-5। तो ये नाइट्रोजन, इसके पास 2, 2 4 और 1 5, है ना। एक और नाइट्रोजन बना दो, उस नाइट्रोजन के पास भी कितने रहेंगे, 5, 1 2 3 4 और ये 5। अब आप पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं, बिल्कुल आप सिंगल पेयर को शेयर करवा के देख लें, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन को और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन को, तो आप पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं, है ना। तो वो राइट है या रॉन्ग है। तो फर्स्ट अगर आप इस पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं तो सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा और इधर से भी आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएगा, है ना। और यहाँ से बच गए आपके 2 और 2 4। इसके पास कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और 6 गलत है,
ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, अब आप यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया आपने, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का। अब आप 2 इलेक्ट्रॉन पे आ जाए, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तब आपका क्या होगा, ये नाइट्रोजन हो गया, इसके पास यहाँ पे एक बच जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएंगे और ये नाइट्रोजन के हो गए, है ना। अब इस नाइट्रोजन के भी वो वही है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए, एक इलेक्ट्रॉन इधर बच गया और 2 इलेक्ट्रॉन इधर बच गए। अब आप इनकी शेयरिंग देख लें, दोनों के पास साथ साथ, ये भी गलत है, आपको ऑक्टेट चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई है, न तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ऑक्टेट कंप्लीट हुई, न डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ऑक्टेट कंप्लीट हुई। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा, ये आपको लिखने नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपको बता रहे हैं कि आपको ये कैसे पता चलेगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है तो 3 पेयर को डायरेक्ट शो करना हो, वो आप रब कर सकते हैं। मैंने तो तुम्हारे को केवल एक्सप्लेन करने के लिए बताएगा, आप कंफ्यूज नहीं हो कि कब एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी, कब 2 इलेक्ट्रॉन की होगी और कब ट्रिपल की होगी। यहाँ पे डायरेक्ट शेयरिंग कितनी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन की होगी और नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इससे आ जाएंगे, फिर इसके पास कितने बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। ठीक है, इस नाइट्रोजन के भी 3 इलेक्ट्रॉन बीच में ले लो आप और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएंगे, तो आपको पता चलेगा दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है। 6 और 2 8 और 6 और 2 8, दोनों तरफ 8 8 कंप्लीट, ये बिल्कुल राइट स्ट्रक्चर है। और एन और एन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया, तो ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन नाइट्रोजन। तो ये आपको क्लियर हो गया कब सिंगल बॉन्ड बनेगा, कब डबल बॉन्ड बनेगा और कब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और आप डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, इसको आप डिसाइड कर सकते हैं आराम से, है ना। कैसे, बस आपको पेयरिंग कराते जाना है, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो राइट, नहीं तो 2 की कराए, उससे भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है तो 3 की कराए, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो ये आपने अपने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों देख लिए। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपन, हो गया 42 है ना, 3 मिनट। एक लास्ट जो है वो और आप देख लो केवल, CH4। एक अगला एग्जांपल है आपका मीथेन, CH4। तो देखो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन जब मल्टीपल आ जाए तब भी आपको करनी आनी चाहिए। कार्बन के हैं 6, 2 और 4, आउटरमोस्ट सेल में कितने 4 और हाइड्रोजन का कितना 1, तो आउटरमोस्ट सेल में भी कितना 1, एक ही होगा। तो ये 4 दे सकता है और ये एक शेयरिंग कर सकता है। तो कार्बन को आप सेंटर में लिखेंगे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे लिखेंगे 1 2 3 और 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हाइड्रोजन जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपकी एक हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन ये एक और हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन ये एक और हाइड्रोजन और इसका इलेक्ट्रॉन ये, और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है ना। तो अगर आप ये देखते हैं इस हाइड्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है, 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन की ऑक्टेट भी कंप्लीट हो चुकी है, 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन की ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन की ऑक्टेट भी कंप्लीट हो चुकी है, और जो आपका सेंटर वाला है कार्बन, उसकी ऑक्टेट भी कंप्लीट हो चुकी है और वो 8 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है मीथेन का, है ना। तो कार्बन के भी 2 4 6 और 2 8, हाइड्रोजन के सबसे स्टेबल हो गए, ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपको ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाए, ये सभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप, इससे का अपन ने बना दिया।
है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और मीथेन का, CH4 का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन बाकी के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे।